नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं फिर से इंग्लिश के बारे में चर्चा करूँगा। जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके बारे में जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आए हुए रहते हैं प्रीलिम्स में, उनके बारे में चर्चा करूँगा। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। मैं एसएससी की तरफ से आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में, बी इट एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस, इन तीनों एग्जाम्स में मैं क्वालिफाई कर चुका हूं और मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच चुका हूं। साथ में मैं डीएसएसबी, जो कि एसएससी के सेम सिलेबस पे एग्जाम कराता है, जिसमें केवल एक्स्ट्रा हिंदी होती है, तो उसका भी मैं एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। उसके साथ मैं एनवीएस का, एलडीसी का जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसको भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। साथ में 2-3 एग्जाम और भी क्वालिफाई हुए थे। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई होना, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होना टफ चीज़ नहीं होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं जब वो सिलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं। तो मैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा इंग्लिश के पहले क्वेश्चन से, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है पूरे। आज हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे टिल 15, 16, 17, 18 तक जा रहा है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये पूरे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला पे आ जाता हूँ, जो इंग्लिश का पेपर है। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मैं और भी ज़्यादा लोगों को रीच पहुँचा सकूँ। और ये चीज़ें मैं इस तरह से इंग्लिश पढ़ाऊँगा जिससे कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से लोग हैं, जो उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है या फिर इंग्लिश मीडियम से नहीं, उनको फ़ायदा हो सके। साथ में मैं ये भी करूँगा कि जैसे एक क्वेश्चन दिया है ब्लिंक, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वर्ड्स आ सके, इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स, जो ऑप्शंस में वर्ड्स दिए हैं, उनके भी एक्सप्लेनेशन को देने का कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका वर्ड का जो खजाना है माइंड पे, वो बढ़ सके। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसमें एसएससी में आपका परफॉर्मेंस बढ़ पाएगा। मुझे भी जब मेरे टीचर पढ़ाते थे तो इसी तरह से पढ़ाते थे, जिसका फ़ायदा मुझे मिला है कि मैं एसएससी में नियर अबाउट 90% से ज़्यादा ही स्कोर किया हूँ, जब मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है थी इंग्लिश की। अभी तो मेरे इंग्लिश के नंबर अच्छे आते हैं, तो इसका परिणाम यही है कि बार बार प्रैक्टिस और बार बार का मेहनत। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब क्या होता है? पलक झपकना, या फिर ये बोलते हैं लोग ना कि ऑन वन ब्लिंक थिंग्स हैपेंड, तो उसको क्या बोलते हैं? पलक झपकाना। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लिकर। फ्लिकर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है। सबसे पहले आपको किसी भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन में, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो आप इसको गोला तो नहीं कर सकते, लेकिन माइंड में आप बैठा लीजिए कि सिनोनिम्स है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ वहीं पर हो जाती है कि सिनोनिम्स करना है या एंटोनिम्स करना, और एक नंबर जाने से आपका मेरिट कम हो जाता है और सिलेक्शन के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लिंक है। ब्लिंक सिनोनिम्स पूछा है। ब्लिंक मतलब फ्लिकर, फ्लिकर करना, आंखों को फ्लिकर करना, फड़काना, तो इसको ब्लिंक करते हैं। ब्लेज का मतलब क्या होता है? ब्लेज मतलब होता है फायर। जैसे कि बहुत सारा फायर होता है, जैसे लोग कहते हैं ना, आई विल ब्लेज योर बुक इफ़ यू विल नॉट स्टडी। अगर आपकी मम्मा गुस्से में हो जाती हैं या फिर आपके घर वाले गुस्से में होते हैं, तो इस तरह से लोग बोलते हुए पाए जाते हैं। मैं फायर उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ। तो ब्लिंक। अटेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड करना, किसी किसी को अटेंड करना, या फिर किसी से मिलना, या फिर उसकी समस्याओं को, उनकी चीज़ों को सुनना। जैसे लोग कहते हैं ना, फैमिली फंक्शन अटेंड किया मैं, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे अटेंडेंस दिया। अटेंड को अटेंडेंस से भी देख सकते हैं। फ्लिकर का मतलब क्या होता है? पलक झपकाना, या फिर फ्लिक, थोड़े टाइम के लिए। ब्लिंक भी कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो भी उसको ऐसे ही यूज किया जाता है कि ब्लिंक, थोड़े टाइम के लिए। शाइन का मतलब आपको जानते ही होंगे, जैसे यूज किया जाता है ना, सनशाइन। तो सनशाइन का मतलब क्या होता है? सन का चमकना, शाइन का भी चमकना होता है। तो शाइन का कई वर्ड्स हो सकते हैं। तो ब्लेज का क्या मतलब होता है? आग। शाइन के कई वर्ड हैं, मुझे तुरंत माइंड में नहीं आ रहा है। मैं धीरे धीरे जब क्लास पढ़ाने में कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मैं सारी चीज़ों को बता सकूंगा। स्प्लेंडिड, देखिए एक वर्ड होता है स्प्लेंडिड, बड़ा भी के संदर्भ में यूज होता है। SPLENDID, स्प्लेंडिड होता है। ये बड़ा के संदर्भ में भी यूज होता है, और स्प्लेंडिड मतलब बहुत भव्य। तो इस तरह से वर्ड है। तो शाइन का हो गया।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ब्लिंक, ब्लिंक का सिनोनिम्स पूछा था तो फ्लिकर होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वाइज गिवन सेंटेंस। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये फिर किसका है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी नहीं, हम कुछ दिन बाद जब 2 4 10 सेट कर लेंगे तब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सारे सेट को मिला के, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन और PQRS के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, जैसे कि आप इसको वॉइस के क्वेश्चन को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को, मतलब नरेशन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपको बचाना होता है। तो जब मैं उसका ट्रिक बता दूंगा, उसकी पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा, तब इसको सारे क्वेश्चन उसी समय सॉल्व करा दूंगा इन पेपर का, जिससे आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं इसलिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ता हूँ। तीसरा भी क्वेश्चन पैसिव वॉइस से ही रिलेटेड है, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। फिर मैं कुछ दिन बाद या 2 3 दिन बाद जब पूरा हो जाएगा 2 4 5 सेट, तब मैं इसको सारा बताना स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द एरर। अब इसमें क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट मस्ट ट्रांसलेट देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनटू नेशनल लेजिस्लेचर, इनटू नेशनल लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये लेगिस्लेशन दिया हुआ है। लेगिस्लेशन तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसका जो सही मीनिंग होता है, सही स्पेलिंग होता है, वो लेजिस्लेशन होता है। तो इसने ये इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा बच्चों को जब क्वेश्चन आया होगा। क्यों, क्योंकि ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, पहले ससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था। इसमें कोई भी अंडरलाइन पार्ट नहीं दिया है कि यहाँ से मिस्टेक्स ढूंढिए। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले इन इन ऑप्शंस को देखना था, ये कहाँ पे सेंटेंस है। तो डेवलपमेंट जो दिया है वो तो सही है, डेवलपमेंट की स्पेलिंग सही दिया है। सस्टेनेबल की स्पेलिंग जो है वो भी सही दिया हुआ है। बस लेजिस्लेशन का क्वेश्चन स्पेलिंग गलत था, तो आपको लेजिस्लेशन को ये रेक्टिफाई कर देना था, यही क्वेश्चन सही होगा। ट्रांसलेट की भी स्पेलिंग जहाँ पे दिया था वो सही था। ट्रांसलेट ये है, ट्रांसलेट मैं आपको फिर से डिलीट करके दिखा देता हूँ, ये ट्रांसलेट था, ये भी सही था। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन की स्पेलिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ये दिया हुआ था, लेजिस्लेशन। तो ये GA की जगह पे GISLATION होगा, और यहाँ पे ए दे दिया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क करना था, आंसर नंबर 3 को मार्क करना था। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन मतलब इस सेशन का या फिर इस पेपर का 5वां क्वेश्चन, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मैंने आपको जैसा बोला कि हम लोग आगे एक वीडियो बना के देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे याद करना है, क्योंकि आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, कुछ बच्चे याद कर लिए होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेनी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेना है, कुछ भी बिना सुने। बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको कुछ बिलीव नहीं करना है, आपको केवल और केवल इनको रटना ही होगा। एक बार कम से कम 20 से 30 बार 40 बार आपको पढ़ना होगा। रटने का मतलब आपको दबाव नहीं बनाना है माइंड पे, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बार 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 पढ़ना है। तो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें क्या है, टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंड और डिग्री। तो क्या बोल रहा है इसमें, अटमोस्ट या एब्सोल्यूट डिग्री होना चाहिए, मतलब कि सबसे ऊपर के लेवल पे। जैसे लोग बोलते हैं ना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। क्वाइट इम्पॉसिबल मतलब कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल। तो आपको मैं 3 चीज़ें भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक होता है QUIT, क्विट का मतलब क्या होता है, त्यागना किसी भी चीज़ को। और एक होता है QUITE, क्वाइट का मतलब होता है अत्यधिक, या फिर जैसे लोग बोलते हैं ना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। और एक होता है CUTE, इसका स्पेलिंग को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और एक और होता है क्वाइट, QUET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो आपको यहाँ पे 3 से 4 वर्ड्स आपको मिल गए, क्योंकि इन्होंने बेयरली बोला है, बेयरली भी अटमोस्ट होता है। जो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अटमोस्ट और मोस्ट ऑब्सोल्यूट था। तो बेयरली नहीं होता है, वो होता है बेयरेस्ट।
अब प्राइमरली क्या होता है, प्राथमिक होता है, मतलब कि सबसे प्राथमिक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। मेयरली क्या होता है, मेयर की बात किया है, मतलब कि जो कभी कभार होना, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें ये नहीं आएगा। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में। खैर इसके बारे में फिर से बात करेंगे। अब आता है, समझ में आ गया आप लोगों को? जो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में, अगर कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उसका आंसर वहाँ पे भी दे दूंगा। तो अब इस पेपर के 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिप्लेस द अंडरलाइन गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन गिवन सेंटेंस यहाँ पे है ना, वहाँ पे अंडरलाइन नहीं था जो अभी क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमको केवल अंडरलाइन पे ही फोकस करना है कि मतलब इन के स्थान पे क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा और समझना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, दिस स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज कार्व्ड इन जेड। तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ के आप सीखेंगे, जब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी रहेगी। तो कार्व्ड इन नहीं होता है, कार्व्ड आउट होता है। कभी भी किसी चीज़ से बाहर निकालना कार्व्ड आउट के रूप में, जैसे कोई पत्थर है मोटा सा, अब इस पत्थर में से चिड़िया बना लेना है, तो ये कार्व्ड आउट होगा। मेरा चिड़िया का फिगर उतना अच्छा नहीं होगा, तो मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप लोग मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए। तो इसको कार्व्ड आउट बोलेंगे, या फिर कार्व्ड बाई बिसाइड एज, ये चीज़ें नहीं किसी भी यूज की हैं, तो ये बस आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो कार्व्ड आउट होगा, किसी चीज़ से कार्व्ड आउट कर लेना है, फिर निकाल लेना, इस तरह की बात के लिए है ये चीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप समझ गए, यहाँ पे इन की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, आउट ऑफ, कार्व्ड आउट ऑफ। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। आपको प्रीपोजिशन भी कुछ याद करने के लिए 2-3 बुक आती हैं, जैसे एक आती है नीतू मैम की और एक आता है एमबी पब्लिकेशन। मैं इन 2 बुक पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको इन बुक का नाम भी ले रहा हूँ। आप इन बुक को अगर आपके पास है पहले से, तो उनमें प्रीपोजिशन दिया होगा, आप पढ़िए उसको आराम से। अगर नहीं उसमें दिया हुआ है, सॉरी, उसमें ना दिए होने का कोई सवाल ही नहीं है, मुझे पता है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है, तो आप इन बुक को परचेज कर लीजिए और इनके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करिए। और इनसे चीज़ें, जैसे सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, फिर उसके बाद वर्ड्स याद करिए, फिर एडिम्स एंड फ्रेजेस याद करिए, फिर प्रीपोजिशन याद करिए। ये क्रम होगा, ये थोड़ा मेहनत का काम होगा, तभी जाके इंग्लिश सुधरेगा। और इंग्लिश का वेटेज आप लोगों को पता ही है कि अभी 30 क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश का आना है, मैथ और रीजनिंग का आना है, सॉरी, और 45 क्वेश्चन आना है किसका, इंग्लिश का। तो मतलब कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पूरे पेपर में। और 35 क्वेश्चन किसका आना है, जीएस का, मतलब कि जीएस और इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है। मुझे लगता है ये 35 जीएस नहीं है, शायद 25 है क्या, माफ़ करिएगा, मैं देख के इसको फिर से बताऊंगा, मेरे ध्यान से उतर रहा है थोड़ा सा। तो आप लोग भी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले यहाँ पे ये कैपिटल में दिया है। एग्जाम में क्या करना होगा, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता है, जो निर्देश का होता है वो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, ना कि करेक्टली स्पेल्ड। ज़्यादातर गलतियाँ इसी में होती हैं। शी hollered at her manager and told her that she does not need her service। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, गो थ्रू ऑप्शन जाना होता है, क्योंकि आप पूरे सेंटेंस में तो स्पेलिंग नहीं देख सकते, कहीं पे अंडरलाइन भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले हॉलोड देखना था। तो हॉलोड कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है HOLORED। तो इसको ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो ये हॉलोड नहीं होगा, ऑनर्ड एट हर मैनेजर। शी at her manager and told her that she does not need her service। और दूसरा वर्ड है शी सर्विस। तो सर्विस कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। ये स्पेलिंग सही है सर्विस की, मैनेजर की स्पेलिंग सही है यहाँ पे, और नीड की स्पेलिंग सही है। तो हेलोड की स्पेलिंग क्या होती है, हेलोड का मतलब क्या होता है, ये मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको गूगल कर लिया जाए। गूगल करते हैं हेलोड को। हेलोड मीनिंग, आप लोगों को भी ऐसे ही मॉक टेस्ट करते वक्त या फिर क्वेश्चन करते वक्त चीज़ों को सर्च आउट करना है और देखना है।
मुझे लगता है कोई ऐसा वर्ड नहीं रहा होगा सेंटेंस में, हॉलोड होगा या फिर ऑनर्ड होगा। तो मुझे ये सेंटेंस नहीं पता चल पा रहा है, तो इसलिए मैं ये सर्विस मैनेजर और नीड तो सही था आपका, क्योंकि इस इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना था। तो ये सही होने के बाद ये क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। अब ये नहीं पता चल पा रहा है किस सेंटेंस में बोलना चाह रहा है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है। और नौवां क्वेश्चन क्या है? एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है, अंडरलाइन सेंटेंस है, इसको आपको सुधारना है कि ये सबसे परफेक्टली कैसे हो सकता है। तो हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। रीडिंग हैज़ द कैपेसिटी टू मेक ए मैन वाइज, बट रीडिंग ऑफ ओनली टेक्स्ट बुक्स इज लाइक लिविंग इन रूम ऑफ आवर सेम हाइट। मतलब ये बोलना चाह रहा है, जो रीडिंग हैज़ द कैपेसिटी टू मेक ए मैन वाइज, पढ़ाई करना या फिर अध्ययन करना एक मैन को बुद्धिमान बनाने की क्षमता रखता है, बट लेकिन रीडिंग ऑफ ओनली टेक्स्ट बुक इज लाइक लिविंग इन ए रूम ऑफ आवर सेम हाइट। अगर टेक्स्ट बुक को ही केवल पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम सेम हाइट, अपने ही समान हाइट पे रह रहे हैं, केवल चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हमको यहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट करना है। रीडिंग हैज़ द कैपेसिटी टू मेक ए मैन वाइज, तो रीडिंग मेक्स ए मैन वाइज। क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है? ये सेंटेंस फॉर्मेशन की बात होती है, क्योंकि ये यहाँ पे रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक इज लाइक, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है हैज़ के कारण। तो यहाँ पे ये ऐसे काम के लिए होता है जो हो चुका है, तो ऐसे इस सेंटेंस में नहीं बता रहा है कि हो चुका वाली बात है। यहाँ पे ये बता रहा है एक हैबिट जो है, एक ह्यूमन की हैबिट जो होती है उसके संदर्भ में बात कर रहा है। और हैबिचुअल चीज़ों को बात करने के लिए क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। तो रीडिंग मेक्स ए मैन वाइज होगा। आप लोगों को समझ में आ गया? रीडिंग मेक्स ए मैन वाइज, क्यों ऐसे, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अध्ययन एक आदमी को बुद्धिमान बनाता है, ताती के का यूज आ रहा है। बट रीडिंग ऑफ ओनली टेक्स्ट लिविंग रूम, और अगर केवल टेक्स्ट बुक पढ़ा जाता है, टेक्स्ट बुक किसको बोलते हैं? जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो स्कूल की चीज़ें प्री डिसाइडेड बुक होती हैं। तो आप उन बुक को भी पढ़ना है जिससे आपका माइंड खुल सके। जैसे फिक्शनल होता है, फिक्शनल क्या होता है? काल्पनिक कहानियों पे रिलेटेड। और नॉन फिक्शन क्या होता है? जो रियल कहानियों पे। तो नॉन फिक्शन के राइटर भी कुछ हैं, जैसे शशि थरूर हैं, वो नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों लिखते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक दो बुक पढ़ सकते हैं, शशि तैयारी कर रहे हैं अपने हैबिट के रूप में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे एरा ऑफ डार्कनेस उनकी बहुत अच्छी बुक है, नॉन फिक्शियस बुक है, जो अंग्रेजों का इंडिया पे जो शासन था उससे रिलेटेड है। और भी उनकी कई सारी बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका वो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँ, इंग्लिश अगर पढ़नी है, इंग्लिश को अगर सुधारना है तो आपको खूब पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है। एक बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, आप लोग इग्नाइटेड माइंड बुक जरूर पढ़िएगा। छोटी सी बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है। आप कभी भी पढ़ना चाहें तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, और ये शायद इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप लोग सर्च आउट करके देख सकते हैं। शायद अभी ये कॉपीराइट में नहीं आता है, अगर कॉपीराइट में आता है तो आप लोग खरीद लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 किस बारे में है? क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। तो सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन पार्ट मतलब कि अंडरलाइन पार्ट को सुधारना है। अब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल आर सीन गैदरिंग, डिस्कसिंग एंड निगोशिएटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर स्टॉल इन द टाउन। तो इसमें क्या कर रहा है? डिस्कसिंग एंड निगोशिएटिंग की बात आ रहा है। तो इस सेंटेंस को सुधारना है आपको। तो इसको सुधारने के लिए डिस्कसिंग एंड निगोशिएटिंग वर्ड को एक वर्ड से वो करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि हमको सुधारना तो है किसी न किसी ऑप्शन को। अगर यहाँ पे नो एरर होता तो ये नो एरर होने का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि डिस्कसिंग एंड गैदरिंग होगा, डिस्कस होगा और निगोशिएशन होगा इन फ्रंट ऑफ आवर स्टॉल एंड टाउन, ये भी हो सकता था। तो लेकिन हमको वही करना है, रिप्लेस ही करना है। तो डीलिंग तो नहीं यहाँ पे बैठ रहा है, क्योंकि गैदरिंग हो रहा है इन फ्रंट ऑफ स्टॉल, क्योंकि स्टॉल की बात है, तो स्टॉल पे डीलिंग टाइप का वर्ड नहीं है। जॉस्टलिंग क्या होता है? जैसे भीड़ भाड़ एरिया में बातचीत चल रही है या फिर जॉस्टलिंग हो रही है, एक तरह से थोड़ा सा हार्शनेस का फीलिंग देता है। कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो यहाँ पे बार्गेनिंग होता है। लोग कहते हैं नहीं, मैं बहुत अच्छा बार्गेनर हूँ, बार्गेनर या फिर निगोशिएशन। तो ये निगोशिएटिंग और बार्गेनिंग एक ही
क्या है ये? सिनोनिम्स हैं, निगोशिएशन और बार्गेनिंग। तो आपको इससे भी थोड़ा सा चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पे एक आपको सिनोनिम्स मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बार्गेनिंग क्वेश्चन होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन इन द आइडियम्स। तो यहाँ पे ईडियम्स की बात आ रही है। ईडियम्स आप लोगों को एमबी पब्लिकेशन की बुक मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करके इकट्ठा करके बहुत अच्छे से पहले ईडियम्स इंग्लिश में दिया है, फिर उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और नहीं तो बाकी अन्य बुकों में भी जो अवेलेबल बुक्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे से ईडियम्स दिया है। इन ईडियम्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहले तो आपको क्या करना होगा, पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, पूरा ईडियम्स पढ़ना होगा। पूरा ईडियम्स पढ़ने के बाद आपको क्या श्योर करना होगा कि ये इनके जो वर्डिंग्स हो उनको पहले आप पेन से पेपर से लिख लीजिए, क्योंकि ईडियम्स याद करना बहुत टफ काम है। तो आपको ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं ना, ब्लेस मी। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना। या फिर और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। तो आपको ये देखना होगा, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि छिपा हुआ ब्लेसिंग। छिपा हुआ ब्लेसिंग क्या होगा? हमेशा निगेटिव सेंस देगा। अगर आप इस तरह से वर्डिंग्स को भी अच्छे से जानते रहेंगे और एडिम्स को एक दो बार 10-20 बार पढ़े रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको बाय हार्ट याद हो सके तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? ए गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, ये वर्ड होगा, ए गुड थिंग। लेकिन इसके मामले में मुझे एक कन्फ्यूजन है। मैं इसका ये बिलीव करता हूँ कि ए बैड थिंग दैट बिकम गुड लेटर, ये आंसर होना चाहिए था इसमें। बट एसएससी का जो आंसर है, ए गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। दोनों की बात एक ही है, क्योंकि फर्स्टली वो बैड दिख रहा था, बाद बट गुड थिंग था। बट इसमें भी वही चीज़ दिया है, ए बैड थिंग दैट बिकम गुड लेटर, बात एक ही है ना एक तरह से। तो ये मुझे लगता है एडिन फ्रेजेस में दोनों क्वेश्चन सही होना चाहिए, दोनों आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए। आप लोग दो, अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग दोबारा देख लीजिए उस चीज़ को पीछे करके, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में दिया हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बोला था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है? एडिमसन फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बोला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बाय हार्ट सबसे पहले याद करना होगा, और सबसे ज़्यादा मजा इसी में आता है। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद किया, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बढ़िया बना देगा एक टाइम के बाद, जब इंग्लिश आपको आ जाएगी। ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। जैसे लोग बोलते हैं एकदम ईजी है, तो ईजी को तो ईजी भी बोल सकते हैं। और इसके इसके लिए एक होता है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है साफ सुथरा, पारदर्शी। इसके लिए क्या वो भी होता है ना, पारदर्शी के लिए क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। और एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब कठिन होता है। मतलब एम्बी कभी भी आपको आए एज अ कीवर्ड के रूप में, एम्बी का मतलब होता है दो चीज, या फिर गोस का मतलब कि वो चीज, दो चीज का मिश्रण, मतलब कि कंफ्यूजन। एम्बिगुअस हमेशा। और लैकलस्टर क्या होता है? जैसे किसी काम को करने में अनिच्छा होती है, अनिश्चितता। जैसे लोग बोलते हैं ना, द लीडर्स लैकलस्टर रिस्पॉन्स ऑन द petitioner make them unhappy with their leader। तो मतलब लैकलस्टर मतलब क्या होता है? मतलब कि लापरवाही वाला रिस्पॉन्स। तो एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस इसका एंटोनिम्स है। क्या है? एंटोनिम्स लूसिड का। और ल्यूडिकरस क्या होता है? ल्यूडिकरस मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब कि ल्यूडिकरस टेक्नोलॉजी को हेट करने वाला, या फिर लुडाराइट होता है। लुडाराइट टेक्नोलॉजी को हैट करने वाला क्या होता है? ल्यूडाइट्स, लुडाराइट्स। तो वो अलग वर्ड्स है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लिए लुडाराइट। तो वो टेक्नोलॉजी का। ल्यूडिकस क्या होता है? ल्यूडिकस मतलब मुझे इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग भी गूगल सर्च करते हैं, मैं भी गूगल सर्च करूंगा। मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। लैकलस्टर क्या होता है? लैकलस्टर मतलब कि लापरवाही करना, या फिर उस तरह से इच्छा, एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स ना करना। मतलब कि एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? ज़्यादा हिम्मत से, ज़्यादा उत्साह से। तो मतलब कि जैसे अगर आप किसी के पास जाएं और बोलें कि भाई मैं आज सेलेक्ट हो गया, तो वो बोले हाँ ठीक है, तो ये लैकलस्टर रिस्पॉन्स हो जाएगा एक तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फिर ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन की ही बात कर रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए और ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकें। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। ये तो कौन नहीं जानता है। हम लोग जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो कौन हम लोगों को चेक करता है, इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर होता है। एग्जामिनी क्या होता है, एग्जामिनी होता है, मतलब कि आप लोग होते हैं, या तो स्टूडेंट कहिए या फिर एग्जामिनी बोलिए। एग्जामिनर कौन होता है, जो एग्जाम की कॉपियाँ चेक करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एग्जामिनर बहुत अच्छा नहीं था, नंबर बहुत कम दिया। और सुपरवाइजर क्या होता है, जो सुपरवाइज करता है। सुपरवाइजर तो इन्विजिलेटर के ऊपर होता है, किसी भी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो आप बोलेंगे कि एग्जामिनर और सुपरवाइजर इन्विजिलेटर नहीं हो सकता, तो आपको ये हमेशा देखना होगा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वही मानना चाहिए, वही सही भी होता है। तो इन्विजिलेटर ही मॉडर्न लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है, जो एग्जामिनेशन में देखता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, तो एग्जामिनर नहीं होगा। और सुपरवाइजर क्या होता है, इन्विजिलेटर या फिर जो फर्स्ट क्लास लेवल से नीचे के एम्प्लॉय होते हैं उनको चेक करता है या फिर उन पे कंट्रोल रखता है। फिर 15वां क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए आपको सबसे पहले मैंने बोला था ना कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अंडरलाइन कर लेना है, या फिर रियल एग्जाम में आपको माइंड में फिट कर लेना है, एंटोनिम्स ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ ऐसे ही होती हैं। तो डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। मतलब कि उतनी पारदर्शिता ना होना माइंड में, या फिर क्लैरिटी ना होना। इसका एम्बिगुअस अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का ये सिनोनिम्स है डिल्यूजन। तो यहाँ पे लेकिन एंटोनिम्स पूछा है, तो रियलिटी होगा। रियलिटी का होता है क्लैरिटी होता है, रियल चीज़ क्या है, डिल्यूजन। डिल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन भी उसी संदर्भ में आता है। इल्यूजन मतलब कि चीज़ों को संदर्भ, लेकिन हाँ ये सिनोनिम्स पूरी तरह से नहीं होता, वो सेंटेंस के एस्पेक्ट में आपको देखें। फैलेसी क्या होता है, फैलेसी मतलब झूठ में भरोसा करने वाला, फिर फैलासी या फिर जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता है। तो ये फाल्स से बना हुआ है फैलासी, FALLACY, फैलासी। और फिर फैंटम, फैंटम तो आप लोगों को पता है, अरे क्यों फैंटम बन रहे हो भाई। तो मतलब कि जो थोड़ा सा मतलब बम्बोस्टिक टाइप का, बम्बोस्टिक फैंटम का वो हो सकता है सिनोनिम्स। बम्बोस्टिक मतलब दिखावा करने वाला एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ये क्लोज टेक्स्ट है। क्लोज टेक्स्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई क्लोज टेक्स्ट में, तो फिर कोई भी आपका क्लोज टेक्स्ट गलत नहीं कर सकता है। आपका 5 क्वेश्चन में से 4 नंबर या फिर 5 नंबर पक्का हो जाता है। लेकिन क्लोज टेक्स्ट सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले पैसेज को पढ़िए। पैसेज को कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ पढ़िए आप, इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अनदर नेम फॉर मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क। पूर्ण विराम आगे थोड़ा रुकिए। राजस्थान इज, यहाँ पे डैश है ना तो डैश पढ़िए, राजस्थान इज डैश टू द दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर पूर्ण विराम थोड़ा सा रुकिए। द सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन ऑफ कोटा। Darra was designated a protected area wildlife sanctuary in 1955, and visitor must now dash consent from a local forest dash before visiting the national park। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा माइंड में ये आने लगा होगा किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें अब आना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना है तेजी से, जब आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपको समझाने के मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ। द सेंचुरीज ओवरऑल साइज इज अराउंड 250 स्क्वायर किलोमीटर। प्रीवियसली the Darra sanctuary served as the Maharaja of Kota's Royals Dash grounds. This location is around 50 kilometers from Kota. It is located on the Chambal River's eastern bank and is drained by its dash। तो इस तरह से आप डैश डैश करके पढ़ेंगे तो आपको एक तरह का अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा पैसेज का, साथ में आपको ये भी मन में एक तरह का क्वेश्चन बने, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अनदर नेम ऑफ द मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क। राजस्थान इज डैश टू द दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है, राजस्थान इज डैश, तो राजस्थान क्या हो सकता है, होम टू द दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या हो सकता है, घर हो सकता है, होम होता है।
मतलब कि किसी भी जगह पे रहने का डेस्टिनेशन, कभी भी आप कहीं पे जा रहे हो तब होता है कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे। फार क्या होता है, दूरी होती है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस मिलाएंगे, राजस्थान इज फार टू द दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो बैठ नहीं रहा है। पूरे सेंटेंस को इसीलिए पढ़ने के लिए बोला गया है कि ताकि आप पूरे सेंटेंस को या फिर पूरे पैसेज को एक यूनिट बना के तब चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग बना के वो कर सके, समझ सके। बाकी तो सब चीज़ें क्लोज दिखेंगे कि नेवर हो सकता है, फार हो सकता है, डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन जब आगे सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होम ही होना बेस्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 17 वाला, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन ऑफ द कोटा, जो कि दक्षिण साइड में है कोटा के। दर्रा वाज डेजिग्नेटेड एज द प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955 एंड विजिटर मस्ट नाउ डैश कंसेंट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या है, उनको कंसेंट लेना है। किससे लेना है, लोकल फॉरेस्ट डैश, फॉरेस्ट डैश बिफोर विजिटिंग। अब देखिए लोकल फॉरेस्ट डैश क्या है, कंसेंट लेना है या फिर अथॉरिटी लेना है, तो किससे लिया जाएगा, तो फॉरेस्ट ऑफिसर होगा ना। तो यहाँ पे पहले से ही पता चल रहा है, ये थर्ड नंबर वाले में हम बोल रहे हैं, जिसका ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन ऐसा आइडिया लग रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर कुछ ऐसा टाइप का वर्ड आएगा पहले। लेकिन हम लोग इसको समझते हैं। द विजिटर मस्ट नाउ नाउ टेक टेक, लेकिन यहाँ पे नहीं है टेक, या फिर ऑप्टेन होता है। ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना होता है। रिस्ट्रेन मतलब क्या क्या होता है, किसी चीज़ से बचना होता है। जैसे कि ये बोलते हैं ना, इंडिया एंड पाकिस्तान रिस्ट्रेन ऑन बॉर्डर। रिस्ट्रेन मतलब कि बचना फाइट होने से, या फिर इंडिया चाइना के संदर्भ में भी बोला जाता है। डोनेट, अब ये थोड़ी होगा कि विजिटर मस्ट नाउ डोनेट कंसेंट, कंसेंट को डोनेट थोड़ी किया जाएगा और विजिटर थोड़ी कंसेंट करेगा, तो मतलब वो ऑप्टेन करेगा। ऑप्टेन मतलब से, और रिलिंक्विश क्या होता है, रिलिंक्विश मतलब त्यागना होता है। तो कंसेंट को त्यागना, ऐसा तो सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपको क्या करना ये है, ऑप्टेन। ऑप्टेन मतलब ऑप्टेन, आस्क, आस्क भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोगों को क्लोज टेक्स्ट हमेशा ऐसे ही सोचना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में सोचना है, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो ऑप्टेन कंसेंट फ्रॉम द लोकल फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। फॉरेस्ट, यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट रेंजर्स, यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं, फॉरेस्ट रेंजर को ज़्यादातर फॉरेस्ट रेंजर बोला जाता है फॉरेस्ट में काम करने वाले लोगों को। फॉरेस्ट हंटर तो नहीं, हंटर क्या होता है, जो मतलब कि मारने वाले लोग होते हैं, जैसे हंटिंग लोग करते नहीं हैं, तो हंटर हो जाते हैं। डिप्लॉयर मतलब कि फॉरेस्ट डिप्लॉयर तो ऐसा नहीं, डिप्लॉय मतलब कि किसी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय, कहीं पे डिप्लॉय मतलब कि कहीं पे भेजने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे उस तरह से चीज़ें नहीं बैठ रहा है। अगर ऑफिसर होता तो सबसे परफेक्ट होता, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर एक पोस्ट होती है। ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऑफिसर को, ऑफिशियल्स को वो ही बोलते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स बोलते हैं। इन्वेडर किसको बोलते हैं, आक्रमण करता। हम लोग सुनते नहीं कि अब्दाली का आक्रमण हुआ था, या फिर इन्वेजन हुआ था, या फिर किसका, अंग्रेजों का इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन, इन्वेजन क्या होता है, मतलब कि एक नाउन होता है। इन्वेडर क्या होता है, इन्वेड करने वाला या फिर आक्रमण करने वाला। हंटर क्या होता है, मारने वाला। डिप्लॉयर क्या होता है, जो डिप्लॉय करता है। जैसे कि अगर मैं 10-20 लोगों को कहीं पे डिप्लॉय करता हूँ तो मैं डिप्लॉयर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे रेंजर सही होगा। फॉरेस्ट रेंजर से उनको कंसेंट लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 19 नंबर, 19 मतलब कि ये फोर्थ वाला कहाँ पे, ये है। फिर आगे हम लोग को पढ़ना है। द सेंचुरीज ओवरऑल साइज इज अराउंड, कितनी साइज है इसका। प्रीवियसली द दर्रा सेंचुरी सर्व्ड एज द महाराजा कोटाज रॉयल डैश ग्राउंड। जो महाराजा ऑफ कोटा थे उनका रॉयल ग्राउंड, रॉयल डैश ग्राउंड था। रॉयल डैश ग्राउंड क्या हो सकता है, हंटिंग ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे राजा महाराजा क्या करते हैं, हंटिंग ही करते हैं ना। हंटिंग करते हैं या फिर चीज़ों को वो करते हैं, शिकार करना बोला, शिकार करते हैं। तो यहाँ पे हंटिंग ग्राउंड था इनका, क्योंकि ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हंटिंग ग्राउंड यहाँ पे थे। इन्वेडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि इन्वेड करने जैसा बात नहीं। प्लेइंग ग्राउंड और ये डांसिंग ग्राउंड तो होगा, कोई राजा तो डांस नहीं करेगा कहीं पे इस जंगल में। तो प्लेइंग ग्राउंड हो सकता था एक तरह से। लेकिन यहाँ पे सबसे सुइटेबल जो है वो हंटिंग आता है, क्योंकि वहाँ पे हंट करते होंगे, तभी तो वो जंगल है ना, जंगल में ही तो हंटिंग होगी। प्लेइंग ग्राउंड क्या होगा, वो तो ग्राउंड होगा, छोटा सा होगा, आदमी इतने बड़े जंगल में तो नहीं खेलता होगा। तो इसलिए यहाँ पे हंटिंग होगा। इसलिए मैं बोला पूरा पैसेज आपको पढ़ना होगा, पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, फिर उसके बाद जो वर्ड्स या फिर ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से चूज करना होगा। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। और आपको साथ में वर्ड्स का जो खजाना मैं बोला हूँ ना, बार बार वर्ड्स आपको याद करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता रहेगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये वाला पॉइंट जो पांचवा वाला है, रॉयल्स हंटिंग ग्राउंड हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों को तो फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए इन चीज़ों को, बार बार सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। दिस लोकेशन इज अराउंड 50 किलोमीटर
फ्रॉम कोटा, कोटा से 50 किलोमीटर है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द चंबल रिवर्स ईस्टर्न बैंक, ईस्टर्न बैंक मतलब कि पूर्व साइड में चंबल बैंक है। एंड इज ड्रेन्ड बाई इट्स, अगर ड्रेन होता है चंबल का क्या क्या होगा, तो ट्रिब्यूटरी होगा। रिवर्स की जो क्या होती है, सहायक नदियाँ होती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। आउटफ्लो, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नदी जहाँ से निकलती है बहुत सारे जलोढ़ चीज़ों से मिल के बनती है, तो ये चीज़ें ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। लेकिन जब वो समुद्र में गिरती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, वहाँ से बट बट के जाती है। जैसे पद्मा हो गई, और फिर जमुना हो गई बांग्लादेश में गंगा की, या फिर और भी कई सारी रिवर हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। लेकिन ये ट्रिब्यूटरी होते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूट करना या फिर कंट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर फैला देना, तो इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे चंबल में तो ट्रिब्यूटरी होगी क्योंकि वहाँ पे ही नदी शुरू हो रहा है। इतना नहीं सोचना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिब्यूटरी होता है। आउटफ्लो, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये एफ्लुएंट तो होगा ना। एफ्लुएंट क्या होता है, बहुत रिच, बहुत सम्मानजनक आदमी, तो इस तरह से तो कोई बात ही नहीं है इसमें। डिस्ट्रीब्यूटरी, आउटफ्लो, ट्रिब्यूटरी में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट वर्ड ट्रिब्यूटरी ही है, तो ट्रिब्यूटरी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पैसेज है। पैसेज को क्या करना होता है, दो तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पैसेज में पहले आप ये कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को ही पूरा पढ़ लिया, पांचों क्वेश्चन को पहले, और फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, आसानी, आपको सर्च आउट कर लेना पड़ता है कि हाँ पैसेज में क्या क्या पूछा है, वो पढ़ते वक्त आप नोटिस करेंगे। और या फिर दूसरा तरीका होता है, जब आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आप डायरेक्ट पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। तो आपको 2 बार से 3 बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। इस तरह से चीज़ें हैं। तो मैं पैसेज की, नरेशन की, एक्टिव पैसिव वॉइस की और PQRS की, क्योंकि इसमें PQRS नहीं पूछा था तो अलग अलग से क्लास करूँगा। एक पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कर दूंगा, एक नरेशन का कर दूंगा, एक पूरा पैसेज का भी कर दूंगा, जिसमें 2-3 पैसेज सिखा देंगे हम। फिर ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे, इंग्लिश की ऐसी कक्षा बढ़ती रहेगी। और जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और जितनी चीज़ें सीखते रहेंगे, जितना आप इंग्लिश में रमे रहेंगे, उतना ही आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ये चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी से, जो भी देख रहे हैं, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इसको शेयर करिए उन ज़रूरतमंद बच्चों को जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है सीजीएल में, और उनको ज़रूरत है एक ऐसे आदमी की जो इंग्लिश में खुद ही स्ट्रगल किया हो और सीखा हो, तो तरीके उनको बता सकता है। नहीं तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम यही रहती है, इंग्लिश अच्छा नहीं होता, इसीलिए यूपी और बिहार से SSC सीजीएल का सिलेक्शन घटा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यूपी, बिहार या फिर जो भी बच्चे इंग्लिश में वीक हैं उनकी काम आएगा ये वीडियो। प्लीज़ शेयर करिएगा। और मैं साथ में आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना, कहाँ पे गलती हो रही है मुझसे और कहाँ पे मुझे सुधार करना है, या फिर और आप क्या देखना चाहते हैं और क्या इंक्लूड करूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे मेरा रीच बढ़ सके और मेरा मनोबल बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।